लाइट तो बढ़ाना है अब बेटा। कर क्या है? सर चालू है ऑडियो उसका। सर ऑडियो चालू है ना उसका। रेडी? ओके वी आर लाइव नाउ ना? लाइव है ना? राइट। एक मिनट में इसको शेयर कर दूं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो अभी हम शायद लाइव हैं अब, राइट? यस। और एक बार मैं चेक कर लूँ ऑडियो। ठीक है, ऑडियो है ना? राइट। तो चलिए देखिए, आज हम भूगोल का मैराथन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको वो सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। चाहे अभी आप आगामी जो पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख को, या भविष्य में आपके जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में, नॉट ओनली व्यापम, केवल पीएससी भर नहीं, बल्कि आप एसएससी का या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं भविष्य में, आप जिस पे भी आपको जीएस पूछा जा रहा है और भूगोल एक सब्जेक्ट है एज अ सिलेबस, उन सभी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूंगा, ये समझते हुए कि शायद आपको इस सब्जेक्ट की उतनी समझ ना हो जितनी किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आवश्यक है। तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूंगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आप सभी लोगों को करना है क्या है कि आप एक नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। मैं जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बताऊँगा उन सभी को नोट्स में प्रॉपर प्रिपेयर करके और अच्छे से बनाइएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे यहाँ पर्सनली पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन से प्रॉब्लम या कौन से पॉइंट पर दिक्कत हो रही है। तो अगर अभी सभी हैं तो मैं एक बार आपका सभी का थंब चाहता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राइट, देखिए सबसे पहले जो भूगोल को समझने के लिए हमको समझना होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट? दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, देखिए जब हम अगर बात करें कि इतिहास पहले आया या भूगोल पहले आया, आप थोड़ा सोच के बताइए कि कहाँ से शुरू होता है कोई भी चीज़। पहले क्या आपके सामने या इस दुनिया में जो पहला जीव आया होगा, या मैं अगर जीव की बात इंसानों के रूप में लूँ तो पहला इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ होगा, उसने जो कुछ किया उस दुनिया के, उस जन्म लेने के बाद से लेकर के जो कुछ किया और उसकी सारी क्रियाकलापों को हम जो पढ़े उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब ऐसा हुआ था। लेकिन जो तब भी था जब इंसान नहीं था, जब कोई जीव नहीं था, वो था क्या? ज्योग्राफी। यानी इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है या इस सब्जेक्ट की जो इनिशिएशन है ये बहुत पुरानी है। ठीक है, मानव इतिहास से
अगर हम बात करें तो मानव इतिहास की शुरुआत मानव के जन्म से होती है, लेकिन मानव जहाँ जन्म लेता है, जिस परिवेश में जन्म लेता है, जो भौगोलिक परिस्थिति होती है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ों की गणना हम भूगोल के सब्जेक्ट में करते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को 2 पार्टों में डिस्कस किया जाता है। मैं उसके 3 पार्ट आपको बता दूँ, 3 पार्ट बेसिकली देते हैं। एक को कह दिया हमने फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल जिसे कहा जाता है। उसमें आप विश्व की सारी चीज़ों को डिस्कस कर जाते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं एक दिन भौतिक भूगोल का पूरा एक लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिस दिन हम भौतिक भूगोल को डिस्कस करेंगे। एक समय वो होता है जब हम डिस्कस करते हैं भारत की भूगोल के बारे में, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तीसरा मैं और ऐड कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस स्पेशली और वी विल गिव द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियों को साथ ही लेते चलेंगे, ताकि आप इस पूरी सीरीज में एक अच्छा सा जानकारी आप ले पाएँ इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, समझ में आया सभी को आपको? ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इसे डिस्कस करने से पहले मैं अभी फिजिकल ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, एक बृहद सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि इस सब्जेक्ट की इनिशिएशन इस व्यवस्था से ही होती है, जिस व्यवस्था का हिस्सा हम खुद हैं, तो उस व्यवस्था से हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो है क्या, ये हमारा क्या प्यारा सोलर सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, सोलर सिस्टम बनने के पहले की कहानी बहुत कुछ है। मैं अगर आपको एक व्यक्ति का नाम पूछूं कि किसे भूगोल का पितामह कहा जाता है, बताइए, भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा नाम है, जो हिस्ट्री के पितामह कहलाते हैं वही भूगोल के, एरिस्टोथेनिस। कौन बताइए? एथेंस या ग्रीक निवासी मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट कह लीजिए, भूगोल शास्त्री थे, भूगोल वेत्ता थे और मैथमेटिक्स के भी जानकार थे। उन्हें भूगोल का पितामह कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर मैं भारत की बात करूं, ये तो ठीक है, एथेंस ग्रीस के लोगों ने जानकारी दी और लगभग लिटरेचर भी उसी समय तैयार हुआ, तो ये बात प्रचारित हो गई कि भाई भूगोल उन्होंने बनाया। लेकिन हमारे यहाँ तो सब्जेक्ट का नाम ही भूगोल है। क्या नाम है? भूगोल। हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं था कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, ये सब्जेक्ट है कैसे, यानी पृथ्वी कैसी है। हम क्या पढ़ते हैं, हम सीधे कह देते हैं क्या, भूगोल। मतलब ये जो भू है ये कैसी है, गोल है। जबकि इसी जानकारी को 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में आकर के वैज्ञानिकों ने प्रूफ करके बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन हमारे यहाँ तो पुरातन से सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, भूगोल। हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं था कि ये पृथ्वी का आकार कैसा होगा, इस बात का कन्फ्यूज़न हमें प्रारंभ से नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस जानकारी को इकट्ठा कर लिया था और इसीलिए सब्जेक्ट का नाम ही क्या दे दिया उन्होंने, भूगोल। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हमारे जो सोर्स हैं, हमारी जो जानकारियाँ हैं, वो ऐसी ही नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। अंडरस्टैंड? एक बहुत सुनहरा इतिहास था हमारे पास, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास जानकारी की मतलब भंडार था। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, किसी दिन एक पूरा सेशन लेके आऊँगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जिन्हें आप हम ऋषि कहते हैं, हम सभी ऋषि के संतान हैं। कोई भी हो, भारत में जन्मा हर व्यक्ति किसी न किसी ऋषि से संबंधित है, हम सब ऋषि संतान हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि इस समय हम जो भी जानकारी ले पा रहे हैं वो तभी संभव है क्योंकि हमारे प्राचीन में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। ठीक, आप सोचिए काल गणना की कैसी विधि तैयार की कि आज भी हमको पता है कि आज 2023 की दिवाली कब पड़ने वाली है, 2024 की दिवाली कब पड़ने वाली, 2050 की दिवाली कब पड़ने वाली, आपको पता है। और एग्जैक्टली सेम कंडीशन होगी, ग्रह नक्षत्रों की सेम कहानियां होगी जिस दिन भी ये कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत अल्प ज्ञानी थे वो। आज हम किताबों के युग में पहुंच चुके हैं, तो किताबों के युग में पहुंच करके हम अपने आप को बहुत ज्ञानी मान लें, ये पढ़ करके कोड कर दें कि हाँ भाई ये इस किताब में लिखा हुआ है, जब किताबें भी नहीं थी कि उस वक्त का ज्ञान है जिसको आज तक कोई काट नहीं सका है। तो मैं आपको केवल एक वर्ड से समझा रहा हूँ कि भूगोल का मतलब क्या है। हमारे पूर्वजों ने तो नाम ही क्या दे दिया, भूगोल। ठीक, तो प्रारंभिक समझ तो ये हो गई। अब देखिए, पृथ्वी के बनने की कहानी
बहुत तरीक़ों से सिद्ध की गई है अब तक। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट का टेक्सचर ऐसा है कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ ये वर्तमान जानकारी के हिसाब से आप सत्य मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है मैं खुद का वीडियो 10 साल बाद देखूं तो इसमें बहुत सारी जानकारियां क्या हो चुकी हों, परिवर्तित हो चुकी हों, क्योंकि ये वर्तमान मतलब ये सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली बन रहा है। ठीक है, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है मैं ये नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम बेटा एक सोलर सिस्टम जो कि हमारे अंतरिक्ष का 1% भी नहीं है, परसेंट भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई, एक तिनका भी नहीं मान लो, दृश्य भी ना मान लो, उस सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है क्या? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के एक महाद्वीप, एशिया के एक देश, भारत के एक प्रदेश, मध्य प्रदेश में बैठ करके सतना के इस ड्रीम कोचिंग से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से कहते हुए पूरा ब्रह्मांड नहीं समझा सकता आपको, वर्तमान जानकारियों के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन अब सब्जेक्ट को फिर पढ़ना कैसे है? हमें केवल एग्जाम पर फोकस करना है। वी आर नॉट हियर फॉर PhD, हम PhD के लिए यहाँ पे नहीं है। वर्तमान जानकारियों के हिसाब से जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो वर्तमान में सर्वमान्य थ्योरी कौन सी है? विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पृथ्वी के ब्रह्मांड के निर्माण की सबसे सर्वमान्य जो थ्योरी है उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम बेटा? बिग बैंग थ्योरी। कमेंट करके बताइए बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, मैं अभी कमेंट देखूंगा सभी के। दूसरी बात, बिग बैंग थ्योरी है, फिर हम एक गैलेक्सी का हिस्सा है। किसका हिस्सा बेटा? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी गुड। फिर मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारा है सूर्य। ये क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी का एक तारा। एक तारा है मतलब अनगिनत तारे हैं, पता ही नहीं है कितना है। हम एक तारे की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा रेलेवेंस इसी से है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अगर बेटा इस दुनिया में कभी राम जन्म लिए, कभी कृष्ण, कभी जीसस क्राइस्ट, कभी पैगंबर मोहम्मद साहब आए, तो उनको देखने वाला, हमें देखने वाला और हमारी आने वाली पुस्तकों को देखने वाला कोई अगर शख्स होगा, इस दुनिया का अस्तित्व जब तक होगा, वो कौन है? सूर्य। तो सबसे प्रथम पूजनीय कौन होना चाहिए? आपका धर्म कुछ भी हो, क्योंकि आप जिसकी भी उपासना कर रहे हैं उसकी उपासना कर रहे हैं। हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन इस शख्सियत ने उन्हें भी देखा है, और आने वाले जितने भी कलाकार होंगे हम जैसे ही उन्हें भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा आध्यात्मिक रूप से जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज समझिए इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का होना ना होना सूर्य पर निर्भर करता है। ठीक, बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि पृथ्वी सहित जितने ग्रह हैं, जितने उल्कापिंड हैं, जितने पत्थर हैं, जितने चट्टाने हैं, ये सब कुछ किससे बने हैं? सूर्य से। ठीक, समझ रहे हैं बात को? मतलब देखिए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए सब दिख रहे हैं। मैं बहुत फिजिक्स में नहीं जाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कॉमन सेंटर की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे जाएंगे तो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है जिसका मास ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य बहुत बड़ा है, तो हमें लगता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, दोनों मास है, दोनों का द्रव्यमान है। लेकिन क्या है कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, तो वो जो कॉमन सेंटर है वो पृथ्वी के पास ना बनकर कहाँ बन रहा है? सूर्य के पास बन रहा है। उस कॉमन सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब सूर्य स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो अब दो इंपॉर्टेंट चीज बताइए, मैं इसको समझा क्या रहा हूं कि इस सूर्य के निर्माण से लेकर के इन 8 ग्रहों के निर्माण से लेकर के भविष्य में जितना कुछ जानकारी मिलेगी, ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक पॉइंट से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? हाँ, एक पॉइंट शुरू हुआ था, और उस पॉइंट से लेकर आज तक हम जो देख पा रहे हैं उतना बना है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इस बात को पूरी तरह से बिठा लीजिए। तो मतलब ब्रह्मांड में दो चीजें हो रही हैं। पहला बेटा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? एक बिंदु से शुरू हुआ जो कार्यक्रम हो इतना बड़ा होता चला जा रहा है, और जब किसी चीज का विस्तार होगा तो वो ठंडा होगा।
क्या होगा? ठंडा होगा। तो ब्रह्मांड में दो, ये क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की अवसंरचना या ब्रह्मांड की संरचना के संबंध में इनमें से दो सर्वमान्य कथन कौन से हैं? तो दो कथन में से एक कथन यही है कि पृथ्वी का सहित या दुनिया में जितने भी ग्रह हैं, जितना भी सब कुछ है, उसकी शुरुआत एक पॉइंट से हुई है और उस पॉइंट से लेकर आज तक जो दिख रहा है और जो भविष्य में दिखेगा, इसका मतलब जो यूनिवर्स वो क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। और जब कोई चीज़ एक्सपांड होगी तो क्या होगी? साथ ही साथ ठंडी होगी। ठीक, चलिए तो एक चीज़ समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए जो पृथ्वी है ये हमारा सूर्य है। सूर्य की उपस्थिति, मान लीजिए हमारी ये गैलेक्सी है, ये मैं इसको कहता हूँ। अच्छा, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है भाई? मिल्की वे, जिसे हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। मिल्की वे गैलेक्सी की बात मैं कर रहा हूँ। तो मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए ये है, मैं मान लूँ गैलेक्सी का सेंटर, ठीक है। देखिए गैलेक्सी भी एक बूंद है, ब्रह्मांड की एक बूंद मान लो। उस बूंद का एक पार्टिकल है सूर्य, और उस पार्टिकल का पार्टिकल है ये जो ग्रह उपग्रह आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं एक बात कहूँ, अभी तक की जो जानकारी है कि ये मान लीजिए गैलेक्सी का सेंटर है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है। इसके सेंटर से जो सूर्य की उपस्थिति है ये लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष है। कितना बेटा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। कितना? 30,000 लाइट ईयर्स। ठीक, 30,000 प्रकाश। बस इस वीडियो को आप वापस से देख लीजिएगा, अभी मुझे सुनते चलिए बस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप अभी मुझे सुनते चलिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। 30,000 प्रकाश वर्ष। तो अब मेरी बात ध्यान से देखो। व्हाट इज द, पहली बात तो सूर्य एक तिनका भी नहीं है गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में। सूर्य गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, मतलब सूर्य एक सामान्य सा तारा है। जिस तरह से गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हो सकते हैं, उस तरह से सूर्य क्या है? एक सामान्य सा तारा है। कहाँ पर? गैलेक्सी में। तो कहा जाता है कि सूर्य गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ 30,000 लिखूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइट ईयर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर? एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर? सुनिए, इसको ध्यान रखिए। हाँ, वो तो वैल्यू हो गई, मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। दरअसल यही कैलकुलेशन होती है जब भी कोई साइंटिफिक, या आप समझ लीजिए कोई भी यान जाता है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, तो इस वैल्यू को ले आता है जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको। इसको लिखते हैं बेटा 299 792 458। दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ते हो, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 299 792 458। सूर्य का प्रकाश चला 365 दिन। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। जब बेटा इसमें आप 30,000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, जब इसमें आप 30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य कितना दूर है। इस पूरे की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 9.46। कितना बेटा? 9.46 इंटू 10⁻⁻⁷ व्हाट? 15 व्हाट? मीटर और किलोमीटर? मीटर। ठीक है, क्योंकि हम दूरी मापते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर क्या है? अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई। लेकिन सबसे बड़ी इकाई नहीं है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। कौन सी होती है? पारसेक। ठीक, तो ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू हो गई 299 792 458 365 × 24 × 60 × 60। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर, एंड दिस इज व्हाट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में करना चाहते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। इसमें 30,000 का गुणा कर देंगे तो बेटा आ जाएगा क्या? सूर्य की उपस्थिति या अवस्थिति किसमें? गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य कितना दूर है? 30,000 प्रकाश
वर्ष। समझ में आया आपको? ठीक है, आप में से जिसको भी डाउट होगा तो इसको वापस से रिमाइंड करके देख लीजिएगा। क्लियर है? इतना क्लियर आपको सभी को? आगे बढ़ूँ मैं? चलें तो देखते हैं। अब यहाँ आप समझिए आगे की कहानी। तो सूर्य बेटा खुद बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता गैलेक्सी में, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सूर्य। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य का होना हमारा होना, ना होना मतलब हमारा ना होना। मैं आपको समझाऊंगा जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक चीज़ समझाऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंस है सूर्य की। चलिए, तो अब बेटा समझिए सूर्य है क्या। तो सबसे पहले हम दो भागों में बांट लें। इसे हम तारा कहेंगे और बाकी अन्य सब को क्या कहेंगे हम? ग्रह या उपग्रह। तो जो तारे का चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं ग्रह या उपग्रह। ठीक, और जिसका ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो है तारा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट? तारे और उपग्रह में या ग्रह में अंतर क्या है? बताइए मुझे कोई एक ऐसा अंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कोई कारण, बाकी तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक कोई कारण बताइए। हाँ, वेरी गुड। देखिए तारा जो होता है उसके पास खुद का प्रकाश होता है। हमारी सोसाइटी में हमने स्टार किसको मान लिया है? ये जो टीवी पर चमकते हुए दिखते हैं हमको। दरअसल स्टार की बहुत बड़ी मीनिंग होती है। स्टार का मतलब क्या होता है? जो एल्यूमिनेट करे दूसरे को, मतलब दूसरे को प्रकाशित कर दे, उसको कहते हैं स्टार। इसलिए सन इज व्हाट? स्टार, क्योंकि सूर्य में खुद का प्रकाश होता है और अन्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो हमको टीवी पर स्टार दिखते हैं, मूवी में डांस करते दिखते हैं, ये हमारे लिए स्टार नहीं है। इसलिए सही शब्द उनके लिए है एक्टर और एक्ट्रेस। ये अलग बात है कि हम उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उनको क्या मान लेते हैं? स्टार। लेकिन स्टार की बहुत गहरी मीनिंग होती है। ठीक है, ठीक है, उनसे आपको प्रकाश नहीं दिखाई देता। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कैरियर बनाने के लिए वो भी एक ऑप्शन दिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन स्टार की बहुत बड़ी मीनिंग होती है। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्य के प्रकाश से हम पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन सब में सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। तो सूर्य क्या हो गया बेटा? एक तारा, और बाकी सब क्या हो गए? ग्रह या उपग्रह। ठीक, क्लियर? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सूर्य के प्रकाश में या सूर्य में यह प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पेपर में पूछा जाने क्वेश्चन है। बताइए मुझे, सूर्य में यह प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? क्या ऐसी प्रक्रिया हो रही है सूर्य के अंदर? ठीक है, कुछ तो हो रहा होगा। तो ये जो हो रहा है इसका रिलेशन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। समझिए, कुछ भी बनने के लिए एटलीस्ट एक न्यूक्लियस होना, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूट्रॉन होना, फिर उसके बाद प्रोटॉन होना और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। दिस इज व्हाट द बेसिक नीड। मतलब इस दुनिया में किसी का भी अस्तित्व होगा, चाहे फिजिकल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, मिनिमम ये चीज़ होना आवश्यक है। अच्छा, पहली गैस कौन सी है? आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हो। सबसे पहले किसको कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1H1। ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग? पढ़ते हैं ना? हाइड्रोजन पहली गैस हो गई। और इसको पढ़ते कैसे बेटा? ये 1H1। ठीक है, जो नीचे लिखते हैं ये क्या कहलाता है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है बेटा? और ऊपर जो लिखते हैं ये एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसके बारे में मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मैं आपको ये सब कुछ समझाना नहीं चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप एक तत्व कह रहे हो। हाइड्रोजन क्या है? इस एलिमेंट ना, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है ना। लेकिन एक एलिमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम एक प्रोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन। अगर ये नहीं मिलेंगे तो एक तत्व की अवधारणा संभव नहीं है। अगर तत्व नहीं बनेगा बेटा तो इस दुनिया का कोई जीव संभव नहीं है। मतलब हमारा होना, तुम्हारा होना, इस दुनिया में किसी भी जीव का होना, उसके होने के लिए एलिमेंट यानी तत्व जरूरी है। और तत्व बनने के लिए इतनी बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इनका होना जरूरी है। तो जब ये इकट्ठा हुए तो तत्व बना, जब तत्व इकट्ठा हुए तो हम बने या दुनिया का कोई भी जीव बना, जिसे आप एक कोशी या बहुकोशी कह सकते हैं। क्लियर है? इतनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, तभी पूरी कहानी शुरू होती है। राइट? समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, ये है इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आपके लिए। मिनिमम एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन जब इकट्ठा हुए तो इस दुनिया का, इस पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पहला तत्व बना। तो क्वेश्चन याद रखिए, ब्रह्मांड में बनने वाली सबसे पहली गैस कौन सी हो गई? हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा उपस्थिति भी किसकी है? हाइड्रोजन की। हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, पूरे ब्रह्मांड में कौन सी है? हाइड्रोजन। हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। याद रखिएगा। तो अब मैं आपको ये कुछ समझाया क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य के अंदर हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं मैं आपको। सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, ठीक? सुनो ध्यान से। एक तारा बनने की कहानी क्या है? ठीक, एक तारा बनने की कहानी क्या है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है क्या टेक्निकल? राइट, चलिए, अभी क्लियर दिख रहा है मुझे? एक बार बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से प्लीज। सब सही है? ओके ओके ओके, राइट। चलिए, तो देखिए, समझिए बात को। मैं अब क्या समझा रहा हूँ आपको कि हमने बताया कि किसी भी दुनिया में कुछ भी बनने के लिए कम से कम एक तत्व बनना जरूरी है, और तत्व बनने के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का होना आवश्यक है, बिना इसके संभव नहीं है। तो अब देखिए, सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, ये सूर्य इतना अग्निपुंज कैसे हुआ? तो देखो, हाइड्रोजन मिलकर बेटा सूर्य के अंदर हीलियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? संलयन। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने फ्यूजन डांस देखा होगा, कई सारे गानों को मिलाकर के एक डांस कॉलेज में देखा होगा। कॉलेज में डांस होता है ना, कई सारे गानों को मिलाकर एक कहते हैं फ्यूजन डांस लेकर के आ रहे हैं, फला फला फला। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें प्रक्रिया क्या हो रही है? नाभिकीय संलयन। और हो क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम। और जब ऐसा हो रहा है तो निकलती है ह्यूज अमाउंट में हीट, एंड दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ व्हाट एनर्जी ऑफ सन। सूर्य में दरअसल यही प्रक्रिया सतत रूप से जारी है, यही प्रक्रिया हो रही है सूर्य में। ठीक है, तो आज से आपको कोई पूछेगा कि सूर्य में प्रकाश क्यों उत्पन्न होता है या सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, तो उत्तर क्या बेटा? सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। और आपसे अब फिर उसके बाद कोई पूछेगा कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या है, तो बताइएगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? हीलियम। एक नहीं है, गिनती नहीं है कितने हैं, लेकिन प्रोसेस यही हो रही है। और जब हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है तो निकलती क्या बेटा? हीट। ठीक, और यही सूर्य की ऊर्जा का कारण है। यही ऊर्जा हमारे पास प्रकाश के रूप में पहुंचती है, और इस कारण से हमें दिखाई देता है या इस दुनिया में, संसार में लाइट मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पूजनीय कौन हो गया बेटा? सूर्य। क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा।
पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों ग्रह हैं जिनकी अवधारणा तो है लेकिन उनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वो अंधेरे पड़े हुए हैं। ठीक, अब यहां देखिए मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाता हूं। पहली बात, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ सनलाइट टू रीच टू द अर्थ, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मीडियम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। पहली चीज नोट कर लीजिए कॉपी में इसको। दूसरी चीज नोट करिए, जो सूर्य के प्रकाश की तरंगे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। लिख लो इसको, सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार की वेव्स होती हैं, वेव्स तरंगे होती हैं। मैं अभी लिखता हूं सबके बारे में, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ा बताऊंगा आपको। कई प्रकार की तरंगे होती हैं, कई प्रकार की तरंगे होती हैं जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है पृथ्वी तक पहुंचने में। देखिए मैं यहां पर आपके सामने ये ताली बजाया, ये इस क्लास के लोगों तक सुनाई देगी, पीछे तक लोग जो बैठे हैं उनको सुनाई देगी, लेकिन मेरे घर तक नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे तो लाइट वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आपने क्वेश्चन सुना होगा, बचपन में दादाजी लोगों ने पूछा होगा, अभी भी लोग पूछते हैं कि बताओ क्या कारण है कि बादल पहले, मतलब जो बादल का गरजना है वो बाद में सुनाई देता है जबकि बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है। तो बिजली का चमकना पहले क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। यस, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत है, तो उसकी स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको ऐसे पढ़ाते दौरान बताता चलूँगा, याद रखिएगा। तो आज के बाद आंसर क्या दोगे? स्पीड ऑफ लाइट इज मच 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 हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट का चमकना पहले दिखाई देता है और बादल का गरजना कुछ समय बाद, जबकि ये दोनों घटनाएं साथ में होती हैं। ठीक, तो व्हाट आई सेड कि सूर्य के प्रकाश को विचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ कोई प्रश्न आएंगे तो बताइएगा। राइट, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये समझाइए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए दरअसल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या पता है कि जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं बेटा, अंतरिक्ष कार्यक्रम हम मंगल में भेज रहे हैं, अभी हमने चंद्रयान 2 भेजा था, अभी चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं, अभी हमारा सबसे लेटेस्ट मिशन है गगनयान, जिसमें हम खुद के खर्चे पर इसरो मानव को भेजने वाला अंतरिक्ष में। कैसे कम्युनिकेशन होता है यहाँ से? हम भेज रहे हैं मंगल ग्रह पर, कहाँ भेज रहे हैं? मंगल ग्रह पर, लेकिन यहाँ से मंगल ग्रह तक कोई तार बिछाते हैं क्या? नहीं। तो सोचिए अगर सूर्य के प्रकाश का अध्ययन ना होता बेटा, सूर्य के प्रकाश का अध्ययन नहीं होता तो हमें सब कुछ कभी पता ही नहीं चल पाता। ठीक, केवल हम निहारते रहते इस दुनिया में। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, वो नहीं किए होते तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आज भी इस जानकारी का अभाव है और सतत इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती चली जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ कि सूर्य के प्रकाश में बेटा एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ ध्यान से, मैंने इसको शॉर्ट में बताया है और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी चाहे इसको फिजिक्स कह लो, चाहे ज्योग्राफी कह लो, चाहे जो कह लो, मैं तो सिंपल टर्म में नॉलेज कहता हूँ, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सूर्य के प्रकाश में बेटा इतने टाइप्स की रेज होती हैं। ठीक, सबसे पहले है बेटा ये कॉस्मिक। कौन सी? नोट करते चलिएगा इसको आप लोग। दूसरी है बेटा गामा, ये सेकेंड नंबर क्या है? गामा रेज। तीसरी है एक्स रे। क्या है? एक्स रे। फिर उसके बाद आती है तीसरी है
चौथी होती है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये आपकी चौथी नंबर हो गई। पांचवी नंबर होती है विजिबल, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ये पांचवी नंबर हो गई। फिर होगी 6 नंबर इंफ्रारेड, क्या नाम बेटा इसका? इंफ्रारेड, ये इंपॉर्टेंट है, अंधेरे में जिसके कारण देख पाते हैं, ठीक। उसके बाद ये छठी हो गई। फिर हो गई बेटा माइक्रोवेव, जिससे आपका माइक्रोवेव ओवन चलता है, ठीक है, ये माइक्रोवेव हो गई। ये आपकी हो गई 7th, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो, जिससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम कम्युनिकेशन किससे होता है? रेडियो वेव्स। तो कितनी हो गई? 8 प्रकार की रेज हो गई। ये 8 की 8 अभी इस वक्त यही मौजूद है हमारे पास भी। किसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी का परसेंटेज कम होगा, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसको माध्यम की जरूरत नहीं है, और ये दृश्य नहीं है। ये क्या है? दृश्य नहीं है। आप इनको ऐसा भूत जैसे मान सकते हो कि यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक। और सबका अलग अलग इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रोल है। इसी को तो वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो हमको पता चला, कहते हैं ना कि हाथ टूट गया भाई, एक्सरे करा लाओ। एक्सरे करा लाओ मतलब एक्सरेज को आपके शरीर में अंदर बीम डाला जाएगा, और बेटा जहां भी माध्यम नहीं होगा वो खाली दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि टूटा है कि नहीं टूटा। इन सबका इंपॉर्टेंस, सबका रोल साइंटिस्टों ने खोज निकाला है, ठीक, समझ रहे हैं। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा, मुझे पता नहीं कि आपको ये पता है कि नहीं है, पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश से ये सब कुछ आता है, हमें केवल एक दिखता है, या इसके कारण हमें दिखाई देता है, या केवल ये एक दिखाई देता है। मैंने क्या बोला? या इसके कारण हमें दिखाई देता है, या केवल एक ये दिखाई देता है, क्योंकि इट इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। इट इज अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, जिसे कहते हैं विबग्योर, या हिंदी में कहते हैं बैजानीहा पीनाला। इसे कहते हैं बेटा दृश्य प्रकाश। इसके कारण हमें दिखाई देता है, या केवल यही हमें दिखाई देता है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं फिर। अब ये दिखाई बात हो रही है, हमें दिखाई क्यों देता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? वो ना हो तो ना दिखाई देगा। वेरी गुड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन जब होता है, मतलब हमने देखना किसी को चालू किया तो हमारे आंखों से प्रकाश की तरंगे उस व्यक्ति पर या उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, और जब लौट कर हमारे पास आई तो हमें दिखाई दिया, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। दिन में भी तारे होते हैं, वो तब दिखते हैं जब कोई आप ऐसा काम कर दीजिए और कोई बढ़िया दिखा दे आपको तारे, क्योंकि तारे कहीं नहीं जाते, वो तो मौजूद हैं। बस होता क्या है कि जब सूर्य चला जाता है तो उसकी रोशनी आपको दिखने लगती है। समझ रहे हैं? तो प्रक्रिया कौन सी होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए, कुछ डाउट हो तो आप पूछते चले मुझसे। थैंक यू बालू भाई, थैंक यू। चलिए, मेरे फ्रेंड हैं हैदराबाद से, मिस्टर बालू, ये भी प्रोफेसर साहब हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक यू बालू भाई। राइट, क्लियर है आपको? ये बात समझ में आई आपको ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज मौजूद हैं, कहाँ पर? सूर्य के प्रकाश में, ठीक, क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर सनलाइट, एंड सनलाइट और स्पेशली सनलाइट और द एनर्जी ऑफ सन विच इज कमिंग थ्रू द फोटॉन्स पैकेट, तो फोटॉन के पैकेट्स के फॉर्म में आती है, उसमें ये 8 टाइप की रेज होती हैं, और इन सब का रोल है। मैं और डीप में नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, है ना। आपसे भी देखूँ मैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं हो जा रहा हूँ मैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। आगे बढ़ें। चलिए, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।
तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बार बार कि हमारा सब कुछ, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ, मुझे बताइए कि कम्युनिकेशन किस एक वेव पर डिपेंड करता है? ऐसी कौन सी रेव है या कौन सी वेव है जिस पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन? याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं क्या बेटा? रेडियो वेव। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूं क्यों। तो सबसे पहले बात समझो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? नहीं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की। एक रिलेशन होता है, ध्यान समझो, इस रिलेशन को ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पेपर वाला ये नहीं पूछेगा तुमने फिजिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी, वो तो पेपर में क्वेश्चन देगा। रिलेशन समझो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये सर वेवलेंथ क्या है, आप क्या बता रहे हैं, अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो देखो, ये हो गई बेटा एक वेव, ये एक वेव हो गई, ठीक, ये इस वेव की दूसरी साइकिल हो गई। ठीक है, ये हो गई एक वेव की वन साइकिल, ये कौन सी हो गई? दूसरी साइकिल। दूसरी साइकिल मतलब देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ से शुरू हुई 90, 180, 270, 360, 360 मतलब एक रोटेशन कंप्लीट। देखो ध्यान से, ये हो गया बेटा 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, मतलब इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, आप अपने घर से चले, कोचिंग आए, कोचिंग से घर पहुंच गए, आपकी एक साइकिल कंप्लीट। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब मैंने कहा कि आप 2 बार ऐसा करो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं कहूँ 50 बार यही करो तो 50 साइकिल कंप्लीट करना है। तो मैं सरल भाषा में कहूँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ साइकिल। क्या? नंबर ऑफ साइकिल। साइकिल मतलब बाइसिकल मत मान लीजिएगा, एक प्रक्रिया का पूर्ण होना। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होगा है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मैं आगे आपको जब भूगोल पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, सॉरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा ये सब कुछ। ठीक, क्लियर है? हाँ, मैं टॉपिक बताते चलता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। टॉपिक मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जस्ट बेटा ज्योग्राफी की थोड़ी समझ डेवलप कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं टॉपिक्स बताता हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो ज़रूरी हैं आपको भूगोल समझने के लिए। मैं जो कुछ समझा रहा हूँ, आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो मुझसे आप पूछते चलिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि जिसकी फ्रिक्वेंसी, इधर देखो ध्यान से सब लोग, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। देखो ध्यान से, इसका मतलब मैं और बड़े में बता रहा हूँ इसको। ये बेटा एक वेव हो गई, ठीक, समझ रहे हो बात को? ये इसकी एक लेंथ हो गई। मैंने कहा कि कुछ भी वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी थी, मतलब कितनी भी फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ थी। अब मैंने कहा कि आप एक काम करिए सर, आपने मुझसे कहा कि सर फ्रिक्वेंसी को डबल कर दो। क्या कर दो? फ्रिक्वेंसी को डबल कर दो। इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी डबल हो गई। देखो, जो काम यहाँ कंप्लीट हो रहा था वो कहाँ कंप्लीट हो गया? तो वेवलेंथ क्या हुई? वेवलेंथ क्या हुई? अरे बोलो, छोटी की बड़ी? वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक, क्या बढ़ा? जब फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। आप बोले फिर से सर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए, तो लो बढ़ा दिया, अब वेवलेंथ क्या हो गई? और छोटी होगी। इसका मतलब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक, क्लियर? ये सभी को फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। अब मुझे बताओ, मुझे कम्युनिकेशन में ज़्यादा सूट क्या करेगा? ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेशन हो कि छोटे में कम्युनिकेशन हो? छोटे में कम्युनिकेशन हो। अच्छा, तुम फ़ोन करो और बस यहीं तक सुनाई दे, यहीं तक कम्युनिकेशन हो। हम क्या करें? हमें लार्ज एरिया चाहिए। क्या चाहिए? लार्ज एरिया चाहिए। तो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी, अच्छा, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो देखो, रेडियो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो मतलब फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी। बस याद रख लीजिएगा, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो आपसे क्वेश्चन कभी कोई पूछेगा कि कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू क्यों होता है, ठीक,
तो उसका कारण क्या बेटा, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो बहुत दूर तक एरिया कवर कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन यही समझा रहा हूँ बेटा आपको, है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और दरअसल सूर्य के आसपास ही चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और समझ लो, और आप में से जो ऑनलाइन देखना तो आज जान भी जाओ कि क्यों लाल, आंसर पता है आप लोगों को कि लाल कलर को ही खतरे का निशान क्यों माना जाता है? उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, जबकि उसके रिस्पेक्ट में बाकियों की नहीं होती। तो लाल कलर बहुत दूर से दिख जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत दूर से उसको देखा जाना संभव है। ये कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये सब क्लास 8, 9th, 10th के क्वेश्चन है, लेकिन अच्छों से बनते नहीं है, बस ये पता कि नीला दिखाई देता है। लेकिन क्यों होता है ऐसा था, वहाँ पे प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन। मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, अगर आप में से किसी को पता हो इसका मतलब तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है आपको? तो कम्युनिकेशन रेडियो वेव से, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ, अरे वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एक ही चीज़ याद रखो ना, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हुई फिर? कॉस्मिक की। किसकी? तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी हो गई? कॉस्मिक की। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाऊं, मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी तक बेटा हम बाकी चीज़ों में इंटर नहीं हुए हैं, अभी हम सूर्य के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो सूर्य के बारे में क्या क्या जानकारी मिल गई बेटा? सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन मिलकर के जब हीलियम बनाते हैं तो दिस इज व्हाट द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। ठीक है, सूर्य कहाँ मौजूद है बेटा? तो सूर्य पृथ्वी के यानी गैलेक्सी के मिल्की वे के सेंटर से लगभग 30,000 किलोमीटर नहीं, 30,000 लाइट ईयर दूर है। एक लाइट ईयर बराबर 299, 792, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 मल्टीप्लाई बाय 30,000। दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। और अपनी गैलेक्सी का नाम क्या बेटा? मिल्की वे। पड़ोसी मौसी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारे गैलेक्सी की बहन यानी हमारी मौसी कौन सी है? उसका नाम है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, हमारे सबसे पास स्थित गैलेक्सी का नाम क्या है, जिसे कहा जा रहा है कि दोनों गैलेक्सियां पास आ रही हैं। जब पास आएंगी तो विस्फोट हो जाएगा, तब तक जल्दी नौकरी पा लो। हाँ बताइए। ऑप्शन कुछ होता नहीं है, कि नाम है आप मोना, सोना, टोना और एट्रोकॉन ले लो। बताओ जल्दी से, एक ही नाम याद रखो ना, एक ही है, एंड्रोमेडा। क्या नाम है उसका? एंड्रोमेडा। याद रखिएगा, हमारे गैलेक्सी की दूसरे सबसे पास स्थित गैलेक्सी यानी मौसी गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। कहा जा रहा है कि दोनों पास आ रही हैं। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना सबको? चलें आगे बढ़ते। तो मैंने अभी तक बेटा जो जानकारी बताई है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के बारे में बताई है। राइट, क्लियर है आपको? क्लियर है ना सभी को? चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा यहाँ पर समझिए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सन है, एक प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपसे पूछ रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए एक तो पहला ये क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने अपने सूर्य के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च करने का वादा किया है जिसका नाम है मिशन आदित्य। क्या नाम बेटा? लेकिन मिशन आदित्य शुरू हो रहा है, इसके पहले मानव इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। क्या नाम बेटा? पार्कर सोलर प्रोब। इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, एमपीपीएससी की या एसएससी के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्कर सोलर प्रोब ये मानव इतिहास के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में एक है, क्योंकि बेटा इस प्रोजेक्ट को करने में
नासा जैसी संस्था और उसके साथ में दुनिया की विश्व की जितनी संस्थाएं हैं अंतरिक्ष की, उन सब ने अपना पैसा लगाया है और बेसिक रोल नासा का है। और नासा को इस प्रोजेक्ट को करने में लगभग 20 साल लग गए हैं। है क्या ये प्रोजेक्ट है क्या? ध्यान समझिएगा। राइट? क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? ठीक, मेक अ क्लिप। मैं अब जो कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट करिए। ठीक, इसका मतलब क्या है? पार्कर सोलर प्रोब का मतलब क्या हुआ? यह मानव इतिहास के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। ठीक, बैठिए वहां पे, पीछे चले जाइए। ठीक, मानव इतिहास के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझिएगा। सूर्य से पृथ्वी की जो डिस्टेंस बताई जाती है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। कितना? 15 करोड़। एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। मैं इसको किसी दिन और पढ़ाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है, कब ज़्यादा होती है। हम अभी आगे वाली क्लास में देखते हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आपने देखा होगा ये डिस्टेंस हमारे बहुत पुराने ग्रंथ में लिखी हुई है, जिसे यही चित्रकूट की धरा पर बैठकर लिखा था तुलसीदास जी ने। और उन्होंने एक लाइन लिखी है, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोटा ही मधुर पर जानू। दूसरे में अति संयुक्ति हो सकती है, लेकिन पहले पर ये नोट करो, तुलसीदास जी एक सामान्य से, मैं सामान्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सामान्य ये कह रहा हूँ कि इतने सरल व्यक्ति जिन्हें साइंस की सारी समझ हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जब इसको डिकोड किया गया तो जो डिस्टेंस निकल कर आई वो यही थी कि सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जुग सहस्त्र योजन ये डिस्टेंस है, इसको आप डिकोड करके देखिएगा। ठीक, वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव टिल द डेट, अब तक हमें सूर्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगभग इतनी दूर पर बैठ करके या टेक्नोलॉजी से, दूरबीन से हम जो भी डिस्टेंस लगा पाए, जो भी जानकारी लगा पाए, इतनी दूर बैठ के लगा पाए। पार्कर सोलर प्रोब मानव इतिहास का एक ऐसा मिशन है जो लगभग आधी यात्रा करके सूर्य के पास पहुंचा। सूर्य के पास पहुंचना संभव नहीं है। अभी हमारे पास क्या जानकारी है बेटा? याद रख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन? सूर्य के सबसे बाहरी आवरण का तापमान कितना हो सकता है? यह है बेटा कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तब है जब हम दूर से बैठ करके सारी ऑब्जर्वेशंस लगा रहे हैं। सूर्य का तापमान अगर 44-45 हो जाता है तो लोग मरने लगते हैं, जीव मरने लगते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पेड़ जल जाते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। समझ रहे हैं? लेकिन अभी हम कहाँ हैं? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ये जो मिशन है, इस मिशन का लक्ष्य ये है कि लगभग 6 से 7 करोड़ किलोमीटर पास जाएगा। अगर मैं कह लूँ कि ये बेटा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ये जो डिस्टेंस हो गई ये 15 करोड़ किलोमीटर हो गई, तो लगभग पार्कर सोलर प्रोब 6 से 7 करोड़ किलोमीटर पास जा करके अब यहाँ से फोटो लेगा और इसमें जो सेंसर लगाए हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हो सकता है हमें सूर्य में होने वाली गतिविधि के बारे में और डीप जानकारी मिले, और हो सकता है वो जानकारी हमको इस बात को समझने में मदद कर दे कि जिस तरह से सूर्य में कुछ हो रहा है वैसे प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी रही होगी, तो प्रारंभिक अवस्था में ये ब्रह्मांड कैसे रहा होगा, इस सब की जानकारी मिल सकती है। और इतने टेम्परेचर पर काम करने वाले सेंसर, इतने टेम्परेचर पर काम करने वाले कैमरे, ये बहुत दिन बाद संभव हो पाया है। लेकिन इसलिए इस मिशन को करने में नासा को लगभग 20 साल लग गए, और पैसे तो पूछो ही मत। लेकिन देखिए, साइंस जानकारी पर चलता है। किस पर चलता है? जानकारी पर। जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाए, लेकिन तुम्हारी फेलुअर भी किसी के लिए सक्सेस का काम कर जाती है। साइंस या साइंटिफिक टेम्परामेंट दरअसल ऐसा ही होता है। ठीक, किसी ने भगवान तथास्तु करके नहीं भेजा किसी को कि जाओ तुम पत्थर रगड़ देना तो तुम नाक लग जाएगी, तो फिर आग की खोज हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को ना?
तो आपको भी ऐसे ही समझना है, कोई भी चीज़ एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, भले साइंस का क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो या ना हो। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अब बेटा जाहिर सी बात है कि हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है और लगभग 7 करोड़ किलोमीटर के आसपास पहुंच के जो इन्फॉर्मेशन, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्या वो हमें बता देगा? कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो इस रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इसीलिए हमने भी अपने मिशन को लॉन्च करने की बात कर दी है, जिसका नाम मिशन आदित्य। क्या नाम बेटा? मिशन आदित्य, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये याद रखो कि तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस जो एग्जैक्ट नहीं है, कभी 15 करोड़ किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जब ज़्यादा होती है तो अलग घटना, उपसौर और अपसौर वाली घटना आप पढ़े होंगे ना, ये हम पढ़ाएंगे भी आगे चल के आपको। ठीक, क्लियर है? तो ये मैंने अभी पहले व्यक्ति के बारे में, शख्सियत के बारे में डिस्कशन किया है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। माया सिंह बोल रही हैं वीडियो क्लियर नहीं है, आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए माया जी। हाँ, रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए वीडियो का, उसको 240 में कर लीजिए तो मेरे हिसाब से सही चलने लगेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो ग्रह है उसका नाम क्या बेटा? एक बार हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ बेटा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे पहले बुध। ठीक है, इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा। सबसे पहले क्या बेटा? बुध। फिर कौन सा है? शुक्र। फिर कौन सा है? पृथ्वी। फिर इसके बाद क्या बेटा? मंगल। कौन सा है? मंगल। ये आपको दिख नहीं रहा है, ये कोने में यहाँ मंगल छिपा हुआ है, देखिए एकदम। मेरे हिसाब से वो शायद उसमें आ नहीं रहा होगा, तो मैं इसको और थोड़ा इधर करता हूँ। आई थिंक ये है मंगल। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्हें कहते हैं बेटा इनर प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें कहते हैं अंतःग्रह। क्या कहते हैं? अंतःग्रह। इम्पॉर्टेंट क्या है? इनका आकार छोटा होता है, और का आकार छोटा। चलिए, एक बार वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई है, वीडियो क्लियर नहीं है सर। ओके, अभी क्लियर है? ठीक, तो इनका आकार क्या होता है बेटा? छोटा होता है और घनत्व ज़्यादा था। किनका? किनके बारे में बात कर रहा हूँ? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, एक बार इंग्लिश बोलते हैं बेटा। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें क्या होता है बेटा? इनकी डेंसिटी अधिक होती है, आकार छोटा होता है। ठीक, तो दूसरे वाले जो होंगे, तो अब समझो, मेरी बात ध्यान देखिए सब लोग, इधर देखो, फिर बाद में देखिए। देखो इधर, पहले सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर इसके बाद पड़ती है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या पड़ती है बेटा? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब ऐसे पिंड, ऐसे ऑब्जेक्ट जो ग्रह नहीं बन पाए लेकिन ठोस अवस्था में हैं, और यहीं पर मंगल के बाद चारों तरफ से घूम रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसका जो मतलब लेवल इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को पूछना एग्ज़ाम से एग्ज़ाम पे वैरी करता है। कैसा है? एक क्वेश्चन है बेटा कि लोनार झील, पहली सरल एग्जाम ले लो तो लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में। कैसी झील है? तो ये एक क्रेटर लेक। कैसी बेटा लेक है? क्रेटर लेक। क्रेटर मतलब क्या हुआ? ये जो उल्का पिंड यहाँ दिख रहे हैं आपको, इन्हीं में से कोई एक बड़ा उल्का पिंड जा करके गिरा, वहाँ पे गड्ढा बन गया, और गड्ढा बनने के बाद क्या हुआ बेटा? वहाँ पर उसी जगह पर पानी भर गया, और वो इम्पॉर्टेंट हो गई। दैट व्हाट लोनार लेक इज़ व्हाट क्रेटर लेक। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि वो झील बड़ी
अलग प्रक्रिया से बनी, क्योंकि उस झील के बनने के और कोई कारण वहाँ पे समझ नहीं आते। इसका मतलब एक बड़ा उल्का पिंड आया था, गिरा, उसने जगह बना दी, वहाँ पे पानी भर गया और बन गई लोनार झील। देखिएगा आप लोग आज लोनार झील कैसे बनी। मेरी बात ध्यान सुनिए आप ध्यान से। एग्जाम पर वैरी करता है क्वेश्चन। अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द रीजन दैट द वाटर ऑफ लोनार लेक गेट्स पिंक। उसका कलर पिंक कैसे हो गया, मतलब वो जो लोनार झील है उसका जो पानी का जो कलर है वो पिंक हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन वेरी करता है। आप सीए नहीं पूछो तो खुद ही बता रहा है कि जो महाराष्ट्र में क्रेटर से बनी लोनार झील है उसका पानी पिंक कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन आ गया बायो में। क्वेश्चन किसका आ गया, बायो का। उसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया। एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया गया है और उस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से क्या हो गया, लोनार झील का पानी कैसा हो गया बेटा, पिंक हो गया। समझिए, जीएस एक ऐसा चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। बस आपकी जानकारी कितनी हो सकती है किसी भी टॉपिक पर, कितनी कमांड हो सकती है, वही आपकी नॉलेज को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, इसलिए कभी इसको जानकर उछलना नहीं चाहिए इस सब्जेक्ट में कि अरे मेरे को बहुत बनने लगा। कुछ लोग होते हैं और मतलब जो लोग होते हैं वो फिर ऐसे ही होते हैं। कभी आपको नॉलेज पर अपने उचकना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी चीज़ आपने अभी जाननी बाकी है, कोई अंत ही नहीं है। अब क्वेश्चन कहाँ शुरू हुआ, लोनार झील से है। कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र में। बनी कैसे, क्रेटर से। पानी भरा और पानी का कलर क्या हो गया, पिंक। क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का। किसी ने देखा, फिर रिसर्चर गए, उन्होंने रिसर्च किया तो बता देंगे कि बैक्टीरिया है। अब तुमसे पूछ रहे कि कौन सा बैक्टीरिया पाया गया, ये अगला क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं ना। तो बस आप ये देखो कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो, जैसा एग्जाम वैसे उस एग्जाम का लेवल और वैसा ही क्वेश्चन और वैसा तुम्हारे नॉलेज का लेवल होता है। ये कोई मतलब ऐसी नहीं है, खिचड़ी नहीं कि पका दिया कुकर में उठा करके। ठीक, एक और क्वेश्चन है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं पृथ्वी पर जहाँ जहाँ, उनमें से कुछ जगहों पर यह देखा गया बेटा कि उन ग्लेशियर्स का जो स्नो है यानी कि जो बर्फ है उसका कलर ग्रीन होता चला जा रहा है। अब बर्फ का कलर ग्रीन कैसे हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ, उसका आंसर बैक्टीरिया नहीं है, उसका आंसर है पोल्यूशन। अब सोचिए आप, ग्रीन आइस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो सुना होगा हिप्नोटाइज थ्योरी करती है मैंने, है ना, हनी सिंह। लेकिन ग्रीन आइस का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया। तो बस यही मैं कह रहा हूं कि नॉलेज ये किसी एक किताब का नाम नहीं है कि मैं बता दूं कि इस किताब को पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। तो फिर तुम्हारा काहे नहीं पक्का हुआ जो किताब बनाए हो। समझ रहे हैं बात को, इसलिए क्यों, क्योंकि नॉलेज का लेवल बेटा फिक्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको बनने लगेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखना बेटा, ये इनर प्लैनेट हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद पड़ती है एस्टेरॉइड बेल्ट। अच्छा, मैंने एस्टेरॉइड बेल्ट की एस्टेरॉइड से कहानी पूरी बता दी ना आपको। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, तो समझ में आया आपको। लोनार झील बनी, ऐसे दुनिया में बहुत झील बन सकती हैं, बहुत जगह क्रेटर पाए जाते हैं। चांद पर भी बहुत बड़ा क्रेटर है, मंगल पे भी क्रेटर है। क्रेटर मतलब समझ रहे हो ना, यही जो पत्थर जाके गिरा और जो क्या बन गया, गड्ढा। ठीक, चले, ये क्या हो गया बेटा, बृहस्पति। ये क्या हो गया, शनि। ये क्या हो गया, अरुण। ये क्या हो गया, वरुण। इंग्लिश में बोलते हैं ये क्या हो गया बेटा, जुपिटर। ये क्या हो गया, सैटर्न। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, दीज 4 प्लैनेट्स आर नोन एज एक्सटीरियर प्लैनेट, बाह्य ग्रह। और इनमें क्या विशेषता होगी, इनका आकार बड़ा होगा, घनत्व कम होगा। इसीलिए एक सरल भाषा में कह देते हैं कि शनि ग्रह तो ऐसा ग्रह है जिसे पानी में डाल देंगे तो क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा। ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अंतःग्रह कौन से हैं, सभी लोग बताइए, बोलिए। ठीक है, ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, समझ रहे हैं।
अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतःग्रह का आकार छोटा, घनत्व ज़्यादा, बाह्यग्रहों का घनत्व कम होता है। ठीक, अब इसीलिए बेटा पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो अगले जीवन की तलाश मंगल पे की जा रही है, क्योंकि जो अवस्था मंगल की आज है वैसी अवस्था पृथ्वी की थी जब उसमें जीवन नहीं था। बाद में जीवन संभव हुआ, ठीक, बाकी ग्रहों पर ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो उनका आकार ही अलग है, उसमें ठोस अवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ठीक, चलिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं इन सब के बारे में, आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, नहीं भी नोट करें तो सुनते चलो, बाद में वीडियो फिर से देख लेना आप लोग, इसीलिए वीडियो अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेटा बुध के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटा है और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में करता है? क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ठीक, सबसे छोटा, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सूर्य के सबसे पास है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बुध के बारे में याद रखना है। सबसे छोटा, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला, सबसे पास स्थित है सूर्य के लेकिन गर्म नहीं है। नोट कर लीजिए। जी, सभी को समझ में आ रहा है ना मैं समझा रहा हूँ? आप में से जो भी लोग ऑनलाइन हैं, चलिए एक बार मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का, प्लीज़ एक बार मुझे यस लिख कर भेज दीजिए। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, चलिए तो बुध के बारे में नोट कर लिया आपने। सबसे पास स्थित है, सबसे छोटा है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग चीज हो गई। इंटरेस्टिंग चीज यही हो गई बेटा कि ये सबसे गर्म नहीं है। इसका एक ही आंसर है बेटा कि जो गर्म करने वाला इन्वायरमेंट है वो इसके पास मौजूद नहीं है, इसमें वातावरण उपस्थित नहीं है, वैसा वाला जो गर्म और ठंडा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, कौन होता है मैं भी आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और एक बड़े टॉपिक को समझा दूंगा यहीं पर, जो आपको शायद ना समझ में आता हो, बस इसी पॉइंट पर दूंगा। तो देखिए अगला ग्रह कौन सा बेटा? शुक्र। इंपॉर्टेंट चीज समझो, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ठीक, किसको? शुक्र को। क्यों कहते हैं मैं भी आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुक्र ग्रह के बारे में क्या है? पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट है। क्या बेटा? वेस्ट से ईस्ट। पृथ्वी का रोटेशन कैसा है? वेस्ट से ईस्ट। और शुक्र का रोटेशन कैसा है? ईस्ट से वेस्ट। लिख लो, ये देखो इधर में, समझ लो इसको। ये हमारी अगर मान लीजिए पृथ्वी है और मान लीजिए मैं पृथ्वी का ये बना दूं, तो पृथ्वी का रोटेशन ऐसा है वेस्ट से ईस्ट की ओर। इधर देखो सब लोग, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो शुक्र का कैसा है बेटा? ईस्ट से। क्या शुक्र भर का है? एक प्लेनेट और है। कमेंट करके आंसर बताओ, शुक्र के अतिरिक्त वो कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन, जिसका रोटेशन पृथ्वी से विपरीत है? एक तो शुक्र का है ही, इसलिए जब शुक्र में दिन होता है तो हमारे यहाँ क्या होती है? रात। तो इसलिए हमको या तो शाम को दिखाई देता है या तो सुबह दिखाई देता है, एक तारे की भांति, क्योंकि उसका रोटेशन पृथ्वी के रोटेशन से डिफरेंट है। जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ क्या होता है? दिन तो हमको दिखता है, हमें लगता है जैसे तारा, लेकिन तारा नहीं है। जबकि वहाँ क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उसमें क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, इसलिए हमको वो दिख जाता है। समझ रहे हो? तो यही कहानी, हम शुक्र में चले जाएंगे तो हमको पृथ्वी की रिस्पेक्ट में दिखाई देगी। भविष्य में अगर कभी शुक्र में जीवन हो गया तो पृथ्वी को क्या कहेंगे शुक्र वाले? सांझ का तारा या भोर का तारा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी ऐसे ही दिखाई देगी, क्योंकि जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो शुक्र में क्या होगा? अंधेरा होगा। इसलिए हमें सांझ या भोर यानी सुबह दिखाई देता है। पहली चीज तो ये कि शुक्र का घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन से विपरीत है, अगेंस्ट है, इसलिए हमें शाम या सुबह दिखाई दे जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कि सौर व्यवस्था का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है? क्यों? हाँ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक बड़े टॉपिक को मैं ही ख़त्म करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, राइट, ओके। एक बड़े टॉपिक को ही ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन का आंसर यह है कि शुक्र पृथ्वी ये हमारी सौर व्यवस्था का सबसे गर्म ग्रह है। पर ये गर्म ग्रह क्यों है, मैं इसका रीज़न आपको समझाने जा रहा हूँ, और इस रीज़न को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है सूर्य, या मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और यह है पृथ्वी के चारों ओर स्थित आवरण, यानी कि पर्यावरण। ठीक इसी में सारी गैस पाई जाती है जो ये संभव करती हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, या रहता या रहेगा। ठीक, क्या है इसका कारण? तो बेटा परसेंटेज ऑफ गैस, सबसे पहले देखो नाइट्रोजन कितनी है, 78%। ठीक, ऑक्सीजन 20.9%, CO2 0.03%, और अदर जो हो गई वो 0.07% में। इसमें अगन क्रिया, नियान, क्रिप्टान, जिनान और धूल के कण, जलवाष्प, ये सब कुछ है। ये मिलाकर संभव बनाते हैं जीवन को, लाइफ ऑन अर्थ। इनमें से कोई भी डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रख लो। अब फोकस करो बेटा एक गैस पर जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझा रहा हूँ आपको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हम इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दें? नहीं ख़त्म कर सकते। क्यों नहीं करते, समझो ध्यान से। नहीं कर सकते हम इसे ख़त्म। हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान समझो। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट कितना है? 0.03%। ये सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। तो अब ध्यान समझो कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है लगभग 96%। कितना? 96%। कितना बेटा? हमारे यहाँ कितना है? 0.03%। और शुक्र पे कितना है? अभी इसको दिमाग में रखना। अब ध्यान देखो, ये हो गई बेटा पृथ्वी, और ये हो गया सूर्य। और सूर्य से आती हैं किरणें, यानी कि प्रकाश। प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ा, और पृथ्वी की सतह पर पड़ने के बाद बेटा ये पड़ा, इसने सतह को गर्म किया, और जब पृथ्वी की सतह गर्म हुई तो उसने भी विकिरण छोड़ा। क्या छोड़ा बेटा? विकिरण, मतलब उसने भी एनर्जी छोड़ी। समझ में आया क्या कहा मैंने? जैसे आप रोटी बनाने के लिए करते हो तो सबसे पहले तवे को रखते हो कहाँ पर? गैस पर। कि सीधे रोटी रख देते हो उस पर? नहीं होते ना, पहले तवे को रखते हो, तवे पर क्या रखते हो? बेल करके रोटी, तवे की हीट ट्रांसफर होती है किसमें? रोटी पे, और रोटी पक जाती है। सिमिलरली सूर्य से प्रकाश आता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, और पृथ्वी की सतह गर्म होती है तो वो भी प्रकाश छोड़ती है। हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यही काम करती है। वो सूर्य के प्रकाश को तो आने देती है, लेकिन जब वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी जब ताप छोड़ती है तो उसको रोकने का काम करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए एक तापमान संभव हो पाता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तापमान पृथ्वी का बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ने दें? नहीं तो जहाँ पर आज ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो तापमान बढ़ने पर पिघलेंगे। वो पिघलेंगे तो जो नदी बनती है उसमें नदी में पानी बढ़ेगा। नदी में पानी बढ़ेगा तो नदी जाकर कहाँ मिलती है? सागर में। सागर का जल बढ़ेगा तो जो पृथ्वी पर रहने योग्य भूमि है वो कम होने लगेगी। तो हमें बैलेंस करके चलना है। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म भी नहीं कर सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसकी जितनी वैल्यू है इसी के आसपास इसको रहने देते हैं। थोड़ा हम कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, नहीं तो पृथ्वी का तापमान क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ये तो समझ में आई। तो इसको कहते हैं बेटा इसलिए ग्लोबल वार्मिंग गैस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग गैस। ये तब है जब हमारे यहाँ केवल 0.03% है।
तो अब सोचो कि शुक्र ग्रह पे कितनी है ये, तो जब शुक्र पे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उस पर CO2 थी, प्रकाश अंदर गया, उसने गर्म किया, विकिरण छूटा, विकिरण को ब्लॉक कर दिया, फिर सूर्य का प्रकाश आया, ब्लॉक कर दिया, आया, ब्लॉक कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, पृथ्वी का तापमान लगातार क्या होने लगा बेटा, क्या होने लगा, सॉरी, शुक्र का तापमान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इसलिए शुक्र हमारी सौर व्यवस्था का सबसे गर्म ग्रह है, और ऐसा करने वाले गैस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग गैस। एक क्वेश्चन और पूछाता है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ध्यान समझो, इसको थोड़ा अलग कर दो, सबको दिमाग हल्का सा खाली करो, एक बार रिफ्रेश मारो। अब मैं जो समझाऊं उसको ध्यान समझो कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या हुआ, ऐसे जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, क्या रहती है, बर्फ रहती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि अगर विकिरण ना जाए तो तापमान बढ़ेगा, तो वहाँ पर हाउस बनाए जाते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, उसके अंदर खेती की जाती है। जब खेती होती है तो वो जगह ग्रीन दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस। यही काम पृथ्वी पर कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, आप सभी को समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। समझ में आया आप लोगों को, ओके चलिए, तो आपने क्या क्या समझ लिया, पहले ये समझ लिया कि बुध गर्म क्यों नहीं है, फिर आपने समझ लिया कि शुक्र ही क्यों सबसे ज़्यादा गर्म है, फिर आपने देखा कि CO2 का रोल क्या है, तो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, जब वो विकिरण पृथ्वी को गर्म करते हैं और पृथ्वी विकिरण छोड़ती है तो उन्हें रोकने का काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या इसे ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि ख़त्म कर देंगे तो पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान नहीं बचेगा। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइट नाउ, ये बेटा लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। याद रखो 15 से अगर 16 हो गया ना तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे, पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो जिन ग्लेशियर से नदियों का उद्गम है उन नदियों का पानी बढ़ेगा, जिन नदियों का पानी बढ़ेगा तो नदियों का पानी कहाँ जाता है, सागर में, तो सागर का पानी बढ़ेगा, तो जो मुंबई हो गया, गोवा हो गया, मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, ये सारे जो द्वीपीय देश या क्षेत्र हैं ये पानी में क्या होने लगेंगे, डूबने लगेंगे। इतना बड़ा इम्पैक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक, क्लियर है, चलिए ओके राइट, ठीक है, समझ में आया आपको, ये सभी को समझ में आया। चलें तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बता दिया आपको शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में आप अमूमन सब कुछ जानते हो, ये पॉसिबल कंडीशन है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मंगल, वैज्ञानिकों की उत्सुकता का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंगल। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रारंभिक ये दोनों जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी के वो दो लगातार सौर मंडल के वो दो लगातार ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनो, पृथ्वी के वो प्रारंभिक दो लगातार ग्रहों के नाम बताओ जिनके पास सैटेलाइट है, तो पृथ्वी और मंगल। ठीक, ध्यान सुनो, पृथ्वी के पास एक ही सैटेलाइट है, ठीक है, एक की चर्चा बीच में हो रही थी लेकिन उसको सैटेलाइट नहीं माना गया, मैं बाद में बताऊंगा भी आपको। अभी हमारे पास केवल एक ही सैटेलाइट, इसका नाम क्या है, चंद्रमा, जो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.5 दिन में पूरी कर लेता है, तभी पूर्णमासी और अमावस होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, ठीक है, कब पड़ता, मतलब तिथि नहीं पूछ रहा है, भौगोलिक घटना पूछ रहा है, पूर्णमासी के दिन कि अमावस के दिन। क्वेश्चन नोट कर लो और मुझे आंसर बताना आप लोग कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णमासी और अमावस, या चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णमासी और अमावस। ये क्वेश्चन, ये सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी एक कमेंट देखा था कि रेलेवेंट क्वेश्चंस बताइए, दीज आर द रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक्स।
ठीक है, ये सारे रेलेवेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये क्या हो गया बेटा, मंगल। अब ध्यान सुनिएगा, मंगल के पास पहली बात तो मंगल बहुत कुछ सिमिलर है किससे, पृथ्वी से। ठीक है, मंगल को रेड प्लेनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड ऑक्साइड का जन्म हुआ है। मैं आपको जब सॉइल पढ़ाऊंगा, मिट्टी पढ़ाऊंगा, मिट्टी टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह आखिर लाल क्यों है। ठीक, इस टॉपिक को याद रखना, जब मैं अभी मिट्टी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह लाल क्यों है। ये याद रखो कि मंगल का जो वर्तमान पोजीशन है या वर्तमान उसके जो गुण हैं वो कुछ कुछ ऐसे बताते हैं कि भविष्य में इसमें जीवन संभव है। ठीक है, क्योंकि देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि जो अर्थ है ये अपने ऑर्बिट पे लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई, कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण से मौसम संभव होता है, मौसम परिवर्तन हो जाता है। मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, कितना, 25। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। ऐसे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो मंगल को और पृथ्वी को आपस में बनाती है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिएगा, आप में से जो भी ऑनलाइन मौजूद है। सूर्य ग्रहण अमावस को, ओके जॉन सी, ठीक। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे दिमाग से चला गया क्या? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मंगल और शुक्र की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक कौन है? दो ही हैं बगल के ग्रह, शुक्र और मंगल, इन दोनों की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा समीप कौन सा ग्रह है? इन दोनों की तुलना में ज़्यादा समीप कौन सा है, बताइए। वेटिंग फॉर आंसर, टेल मी द आंसर। मंगल और मतलब वीनस और मार्स की तुलना में ज़्यादा पास कौन है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, वीनस, करेक्ट? हाँ पक्का? देखिए सारे क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं, इतनी छोटी सी नहीं पढ़ी। ठीक, क्लियर है? तो देखिए बात समझिए, मंगल के पास दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो डीमोस है वो सौर व्यवस्था का, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन? डीमोस। फोबोस और डीमोस। डीमोस क्या बेटा? सौर व्यवस्था का सबसे छोटा उपग्रह। नोट कर लीजिए इसको, ठीक? ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या बेटा? पहला करंट अफेयर क्वेश्चन क्या कि भारत ने अपने मंगलयान मिशन को पहली बार कब लॉन्च किया था और दूसरा मिशन कब लॉन्च होने वाला है? ये दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नोट कर लो। जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन, मॉम कहते हैं, मंगलयान मूवी भी बनी है ना, उसका एक गाना बहुत बढ़िया है, कहते थे लोग जो पागल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, है ना ऐसा गाना ना, शाबाशियाँ करके गाना, बहुत अच्छा गाना है वो। फोबोस और डीमोस, जिसमें से डीमोस सौर व्यवस्था का सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर है आपको? तो मैंने आपको ये 4 इनर प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दे दी। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बेटा पृथ्वी, उसके बाद मंगल, जिसमें सबसे ज़्यादा जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, वो कौन से हैं? मंगल। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नासा ने मंगल पर अपना कौन सा मिशन भेजा है? आंसर दीजिए। हाल ही में नासा ने मंगल पर अपना कौन सा मिशन भेजा है? राइट, कौन सा मिशन भेजा है? ठीक है, चले। तो बेटा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके बाद है एस्टेरॉइड बेल्ट, और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद ठीक है आता है एक्सटीरियर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह, और बाह्य ग्रह में सबसे पहले कौन सा बेटा? बृहस्पति। अभी कुछ समय पहले तक
वैज्ञानिकों का मत था कि बृहस्पति सौर व्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रह है, वो आज भी है। इसी के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, लेकिन अब ये डेटा अपडेट हो गया है और अब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, बल्कि शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। किसके पास? शनि के पास 82। ठीक, याद रखिएगा। तो सबसे सौर व्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कहा जाता है कि इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर ये पूरे सौर व्यवस्था के जितने ग्रह हैं इन सबको मिला दिया जाए तब भी बृहस्पति के बराबर नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब यहाँ समझो, मैं अगर आपको डीप में बताना चाहूँ बेटा तो थोड़ा समझो कि बृहस्पति कैसे बना होगा। आपने कभी मटका बनते देखा है? मटका आपने देखा, जो मटका बनाने वाले होते हैं वो ऐसे मिट्टी को बीच पर रख के और उसको चला जाते हैं और उसके बाद शेप देते चले जाते हैं। वहाँ पे फिजिक्स काम करती है, एक्चुअली में लॉ ऑफ फिजिक्स काम करता है। ओके, लाइट चली गई है, इन्वर्टर ऑफ हो गया, रोक दीजिए। आ गया? प्रोजेक्टर ऑन करना पड़ेगा क्या? इन्वर्टर चला गया ना? चालू किया आपने? चालू कीजिए। लाइट चली गई? तो ये इन्वर्टर चल रहा था क्या? चलिए ठीक है, तो ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए क्लास। अभी कुछ देर रोक लेते हैं। ठीक है, कुछ देर का ब्रेक है, आपको थोड़ा लाइट का इंटरप्शन है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं।